हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं और अभी तक हम इस चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगी, आप वो दोनों पार्ट देख लीजिए, आपको तभी वो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। आज हम आपको आगे का पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो अभी हम पहले बताते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। हम बेसिकली ओवरव्यू देख चुके हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देन उसके बाद हम देख चुके हैं कि इलेक्शंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे को इलेक्शंस की क्या ज़रूरत पड़ती है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, राइट। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है वो क्या होता है। अभी क्या होता है, देखो, जब इलेक्शन होता है तो अलग अलग पार्टीज़ के मेंबर, अब अलग अलग पार्टी, जैसे बहुत सारी पार्टियाँ, समाजवादी पार्टी है ना, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ऐसे बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, तो एक तरीके से इन लोगों के बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है। तो इन पार्टीज़ के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है उसको बोला जाता है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। तो हमने इस पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन की मेरिट और डिमेरिट दोनों बताए थे कि क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या बुराई है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है और हमारे यहाँ पे कैसे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे इलेक्शन का क्या सिस्टम है। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो इंडिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंट्री, तो हम इसको इंडिया को क्या करते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, राइट। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं वो क्या होता है, मतलब जो भी पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे एरिया को डिवाइड किया जाता है तो कुछ पोर्शन जो है वो स्पेशल ग्रुप्स के लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं, और वो जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं उनको ही बोला जाता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो जहाँ पर स्पेशल कैंडिडेट एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के ही उतर सकते हैं, ठीक है। फिर जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड हो जाती है तब उसके बाद लिस्ट बनती है कि कौन कौन लोग वोट देंगे, राइट। और फिर उसके बाद जब लिस्ट बन जाती है तो फिर ये होता है कि भाई कौन कौन लोग इलेक्शन में खड़े होंगे एज अ कैंडिडेट, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक देखा था कि इलेक्शन कैंडिडेट के तौर पे खड़े होने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी कर दी जाए तो हमने ये भी पढ़ा था कि लगभग 90% लोग जो है वो इंडिया के क्या हो जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे कैंडिडेट बनने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ तक अभी पढ़ चुके हैं अपना। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन का मतलब ये है कि जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो उससे पहले जो पार्टी होती है अपने बड़े बड़े जो है प्रपोजल रखती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना, वादे करती है। वो बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं वो आपके घरों में आके ना हाथ जोड़ के बोलते हैं हमारे कोई वोट देना। तो वो सब क्या होता है, वो इलेक्शन कैंपेन का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन का मेन पर्पस क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है इलेक्शन का, यही तो होता है कि लोग जो है अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लें, है ना, इलेक्शन के थ्रू। द गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज दे प्रीफर, मतलब लोग उन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चूज करें, इलेक्ट करें जो उनकी गवर्नमेंट चलाने के लायक हों और लोग उन्हें पसंद करते हों, प्रीफर करते हों। Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative। तो इसके ऊपर कि भैया कौन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, एक पूरा डिबेट तो होना ही चाहिए, बातचीत होनी चाहिए अच्छी खासी लंबी चौड़ी। विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज अ गुड पॉलिसी। तो इस बातचीत में ये होना चाहिए कि भाई कौन सी पार्टी अच्छा कैंडिडेट लेकर आई है, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव सबसे अच्छा है और कौन सी पार्टी की पॉलिसी सबसे ज़्यादा अच्छी है ना। इसके ऊपर जब बातचीत होगी तभी तो लोगों को एक पार्टी की पॉलिसी के बारे में पता लग पाएगा, और तभी तो लोग जो है उस स्पेशल पार्टी के फेवर में वोट कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज वॉट हैपन ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। तो इलेक्शन कैंपेन में बेसिकली यही सब बातें होती कि भाई हमारे ये वायदे हैं, हम ये करेंगे, हमें वोट दो, हम ऐसा करेंगे, हम इतने अच्छे हैं, हमारी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बस यही सब कुछ इधर उधर की बातें होती हैं। इन अवर कंट्री सच कैंपेन टेक प्लेस फॉर अ 2 weeks पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। मतलब जब कैंडिडेट की लिस्ट आ जाती है कि भैया हाँ हमारी पार्टी से ये बंदे खड़े हो रहे हैं, और चुनाव की डेट भी आ जाती है कि हाँ इस तारीख को इलेक्शन होंगे, तो इस टाइम के बीच में जो एक 2 हफ्ते का आपको गैप मिलता है ना, उस 2 हफ्ते में क्या होता है, कैंपेन होते हैं, बड़ी बड़ी मात्रा, बहुत ज़्यादा क्या होता है, रैलीज निकलती हैं, है ना, और सभाएं बुलाई जाती हैं, उनको बोलते हैं कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन, सॉरी इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द
During this period, the candidate contact their voters, political leaders address election meetings and political parties mobilize their supporters. वही होता है कि भैया जो है कैंडिडेट्स जो है वो अपने वोटर्स से आके मिलते हैं, उनसे अपील करते हैं कि भाई हमारी पार्टी का ये एजेंडा है, हमें वोट करिए, है ना। अपने लिए सपोर्टर्स जो हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। जब ऐसा इलेक्शन आने का टाइम होता है ना, देश में ऐसा माहौल होता है कि मीडिया वगैरह में भी हर जगह वही डिबेट चल रही होती है कि भाई कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी की पॉलिसीज कैसी हैं, ठीक है। बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। लेकिन अगर बात की जाए वास्तव में इंडिया में, तो ये सिर्फ 2 महीने का टाइम पीरियड में ही पूरा कैंपेन नहीं होता है। अब सरकार तो बहुत लंबे समय से ही प्लानिंग करनी शुरू कर देती है। मतलब मानो कि नहीं, साल 1.5 साल पहले से जब सरकार को लगता है कि भैया आप 5 साल हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लास्ट 1 साल में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगली बार हमारी फिर से सरकार आए, तो लोग क्या करते हैं ना, सरकार क्या करती है, लास्ट 1-1.5 साल से ना अच्छा काम करना शुरू कर देती है फिर से। तो ये सब कुछ उनके बेसिकली कैंपेन का पार्ट होते हैं। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 2021 में। अब 22 में यूपी में गवर्नमेंट जो है, मतलब यूपी में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे अभी सीएम देखते हैं कौन से आते हैं। अभी तो हाल फिलहाल में योगी जी हैं। लेट्स सी कि 2022 में कौन आता है यूपी में, ठीक है। तो अभी यूपी में क्या हो रहा होगा ना, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रही होगी, हम बहुत सारा अच्छी पॉलिसीज लेकर आ रही होगी, ये सब होता है, ठीक है। क्या ये क्यों होता है, ये बेसिकली इलेक्शन कैंपेन का पार्ट होता है, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। मतलब इलेक्शन होने से महीनों पहले से ही सरकार जो है, मतलब जो गवर्नमेंट है या पार्टीज जो है वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। और ये सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं करती है, बल्कि अपोजिशन पार्टी भी अपने स्तर पे तैयारी करना शुरू कर देती है, ठीक है। In election campaign, political parties try to focus public attention on some big issues. इसमें क्या होता है ना, इस टाइम पे पॉलिटिकल कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे क्या होता है ना, पार्टीज जो है अपने बारे में बताती है कि भाई हमने ये काम कर रहे हैं, अपनी अच्छाइयाँ गिनाती हैं। They want to attract the public so that to the issues and get them to vote for their parties on the basis. मतलब वही अपनी अच्छाइयाँ गिनाती है और उस बेस पे लोगों से अपने लिए वोट की अपील करती है, मांगती है। Let us look at some of the successful slogan given by the different political parties in various election. अब जब अलग अलग इलेक्शन होते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है ना, नारेबाजी करती है कि भैया हम तो ये करेंगे, हमारे को जीत दिलवाओ तो हम वैसा करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या होता है, हरियाणा में जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले होते हैं तो लोकदल की पार्टी क्या वायदा करती है, लोकदल की पार्टी प्रॉमिस करती है कि अगर इस बार हम जीतेंगे तो हम क्या कर देंगे, सबके जो टैक्सेस हैं, सबके जो लोन लिए हुए हैं उनको वेव कर देंगे, मतलब माफ़ कर देंगे, ठीक है। बहुत होता है यूपी बिहार में तो ये वाला बहुत ज़्यादा होता है कि भैया हम जीत गए तो हमारी जो पार्टी है वो किसानों के सारे लोन या ऋण जो है वो माफ़ कर देगी। ये सब बहुत चलता रहता है, ये राजनीति है बेटा। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय द इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ। जब 1971 के इलेक्शन होते हैं भारत में, लोकसभा के इलेक्शन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई लोकसभा के इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। लोकसभा के इलेक्शन जो है पूरे सेंट्रल लेवल पे देश के लिए होते हैं, एक बार में पूरे भारत के होते हैं, और इस इलेक्शन के थ्रू हम अपने देश के लिए प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री चूज करते हैं, ठीक है। अभी इंडिया में 2019 में हुए थे, अब 2024 में होंगे, राइट। तो अभी हम बात करें लोकसभा इलेक्शन 1971 की, जब कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है, रिमूव पॉवर्टी। द पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारा सबसे पहला एजेंडा होगा कि हम भारत से गरीबी को बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दें, ठीक है। लोग बड़े खुश हो गए थे, उनको बड़ा अट्रैक्टिव लगा था ये वाला स्लोगन। और क्या हुआ था ना, लोगों ने बढ़ चढ़कर इंदिरा गांधी की पार्टी को वोट दिए थे और इंदिरा गांधी की पार्टी जीत भी गई थी, ठीक है। अब सेव डेमोक्रेसी वॉज द स्लोगन गिवन बाय द जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977। तो 1971 में इलेक्शन हुए थे, देन उसके बाद 77 में इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो जब 77 में इलेक्शन हुए थे ना, तो उससे पहले जो बीच का टाइम पीरियड था ना 71 के बाद का, क्या होता है ना, इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार क्या करती है, देश में इमरजेंसी लागू कर देती है। 18 महीने के लिए देश में इमरजेंसी लागू हो जाती है। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत गलत होती हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक चैप्टर है इमरजेंसी के ऊपर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप उसमें पढ़ेंगे कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो जो आपके न्यूज़पेपर वाले होते हैं, मीडिया वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप लगा दिए गए थे, स्पेसिफिक न्यूज़ ही उनको
दिखाने के लिए बोला गया था। बहुत बड़े लेवल पर नसबंदी के प्रोग्राम जो है वो भी चलाए गए थे ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो गलत भी थी, ठीक है। तो ऐसे में जो आपके जयप्रकाश नारायण हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में अपनी एक पार्टी बनाई थी, पूरा ग्रुप बनाया था इन्होंने। उस ग्रुप का नाम था जनता पार्टी, ठीक है। उसके लीडर थे जयप्रकाश नारायण। तो इन्होंने जो है इलेक्शन से पहले अपना पूरा ग्रुप बनाया था और बोला था कि हम कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़े होंगे, हमारी पार्टी होगी। और इन्होंने स्लोगन दिया था सेव डेमोक्रेसी। इन्होंने इसके पीछे ये सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन इसलिए दिया था क्योंकि ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड डेमोक्रेसी कहीं छुप गई थी, कहीं दब के रह गई थी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि भैया अगर हमारी सरकार आएगी तो हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे, दोबारा से डेमोक्रेसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। द पार्टी प्रॉमिस टू undo the excess committed during the emergency and restore civil लिबर्टीज। मतलब वही कि इमरजेंसी के टाइम पे जो अधिकार छीने गए थे हम उन्हें दोबारा लौटाएंगे, ऐसा जनता दल की पार्टी का वायदा था। नेक्स्ट है द लेफ्ट फ्रंट यूज्ड द स्लोगन ऑफ लैंड टू टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन। जब वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलर स्टेट में असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो बंगाल की जो सरकार होती है, लेफ्ट फ्रंट की सरकार जो होती है, वो स्लोगन देती है लैंड टू द टिलर्स, मतलब जो लोग खेती करते हैं उनको लैंड प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव स्लोगन था और आप मानेंगे नहीं 1977 में लेफ्ट फ्रंट की ही गवर्नमेंट आती है बंगाल में, ठीक है। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, ये स्लोगन दिया जाता है बाय द एन.टी. रामा राव, ठीक है, द लीडर ऑफ तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी जो है वो कौन सा नारा देती है? वो नारा देती है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज। ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव सा नारा होता है। 1983 के इलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन द वे दे वांट टू। हालांकि डेमोक्रेसी कंट्री में ना ये छूट होती है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान कैंडिडेट जो चाहें वो वैसा अपनी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, बट इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट। लेकिन कई बार ज़रूरी होता है कि चीज़ों को कुछ रेगुलेट किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो दुष्प्रचार करने लग जाएं, ठीक है। रेगुलेट द कैंपेन टू एंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स गेट अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट। मतलब ठीक है, उनको आप पूरी आज़ादी दो अपना इलेक्शन कैंपेन करने के लिए लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए बाउंडेशन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ जो है मतलब रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए ताकि गलत तरीके से कैंपेन ना करें, गलत प्रचार ना करें वो लोग, ठीक है। अब देखो किस किस चीज़ की बिल्कुल मनाही होती है इस कैंपेन के दौरान? ब्राइब और थ्रेटन वोट्स, मतलब आप किसी को घूस नहीं दोगे कि भैया अगर तुमने मेरे को वोट दिया तो तुम्हारे को दारू की बोतल फ्री मिलेगी या तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। ये चीज़ बेटा देखो इसमें बोली जाती है कि ये मना होती है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। कहीं ना कहीं आपने, मैं देखो बोलना नहीं चाहेंगे हम, लेकिन होता है ऐसा। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है ना, गांव में जाके बोलती है कि आज की पार्टी हमारी तरफ से होंगी, बस तुम्हारे को क्या करना है, कल जो भी इलेक्शन होंगे वो तुम्हारे को वोट देना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, सरकार बहुत पैसा देती है, अनाज भरवाती है लोगों के घरों में और दारू की बोतलें बांटी जाती हैं यहाँ तक की, ठीक है। अपील टू डैम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, मतलब धर्म के नाम पे और कास्ट के नाम पे आप वोट नहीं मांगेंगे, इसकी भी मनाही होती है। लेकिन कंपटीशन इतना तगड़ा होता है और पार्टीज जो होती है ना जीतने के चक्कर में ऐसा करती हैं कि वो कास्ट और धर्म के नाम पे भी वोट मांगना शुरू कर देती हैं, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हमारी कम्युनिटी आपस में डिवाइड हो जाती है। ये गलत चीज़ें हैं बट एक्चुअल में होती हैं आज भी। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर द इलेक्शन कैंपेन, जब भी इलेक्शन कैंपेन होता है तो कोई भी पार्टी गवर्नमेंट का कोई भी संसाधन इस्तेमाल नहीं कर सकती। ना ही आप सरकार की संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही आप सरकार की गाड़ी या कोई भी सरकार का रिसोर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। spend more than 25 lakhs in a constituencies for a Lok Sabha election and 10 lakhs in the constituencies and the assembly election। अब देखो कैंपेन करेंगे तो खर्चा आएगा भाई, पैम्पलेट वगैरह छपवाते हैं, सभाएं होती हैं, तो जो पूरा रोड में चक्का वक्का जैम करके वो लोग बैठते हैं तो टेंट वेंट लगाया जाता है, तो खर्चा तो लगेगा भाई उसका। तो क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शन में कैंपेन के लिए 25 लाख रुपए तक का खर्चा आप कर सकते हो कोई भी पार्टी। और अगर बात की जाए स्टेट लेवल के असेंबली इलेक्शन की तो कोई भी पार्टी 10 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकती है अपने कैंपेन में, कैंपेन करने में। लेकिन क्या बताऊं मैं आपको, सरकार इससे भी ज़्यादा खर्चा कर देती है और कोई हिसाब किताब नहीं होता कितना कितना खर्चा कर देती है, ठीक है।
If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected in the। अब देखो क्या होता है, अगर मान लो ऊपर के जो भी मीन्स मैंने पढ़ाए, जो भी तरीके मैंने बताए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन तरीकों का इस्तेमाल करके सरकार मतलब जीत जाती है और बाद में पता लगता है कि उसने ये गलत काम किया था, तो क्या होता है ना, उसको हटा देते हैं, उसका इलेक्शन जो है वो क्या कर दिया जाता है, उसको जो है मतलब हटा दिया जाता है, कि उसका इलेक्शन रद्द कर दिया जाता है, कि तुम्हारा कैंडिडेशन ही हम रद्द करते हैं, तुम खड़े ही नहीं होते, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है। इन एडिशन टू द लॉज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इलेक्शन कैंपेन के लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसको बोला गया है कोड ऑफ कंडक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी ऑफ कैंडिडेट कैन, इस कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार पार्टीज क्या क्या चीजें नहीं कर सकती हैं, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द इलेक्शन कैंपेन, कोई भी धार्मिक स्थल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन व्हाट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, तो आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि इन चीज़ों की मनाही होती है कि कोई भी आप ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन यू कैन नॉट यूज़ एनी रिलीजियस प्लेस। ठीक है, यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल, आर्टिक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर द इलेक्शंस, आप किसी भी सरकारी वाहन का, ठीक है, और किसी भी एयरक्राफ्ट का और किसी भी सरकारी अफसर का इस इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट lay foundation stone of any project, take any big policy decision to make any promises of providing public facility। मतलब चुनाव की डेट घोषित हो जाने के बाद कोई भी पार्टी ये नहीं बोल सकते कि हम अगर हमारी सरकार जीत गई तो हम ये वाला काम कर देंगे। कोई बहुत बड़े स्तर पे कोई भी काम की घोषणा नहीं करती कि मतलब भाई आज अभी यूपी में इलेक्शन है, ठीक है, और मान लो डेट जो है 24 जनवरी डिसाइड हो जाती है, मान लो आप, मैं एज ए नाम के लिए बता रही हूँ कि कोई भी पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस को भी हटाओ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, और 24 जनवरी को यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, और जो पार्टी है वो क्या बोल रही है कि 15 तारीख को वो घोषणा कर रही है कि भैया अगर 24 तारीख को सब लोगों ने मुझे बढ़ चढ़कर वोट दिए और मेरी पार्टी जीती तो मैं इस नदी के ऊपर ये बड़ा सा बांध बनवा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ना, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो इसकी बिल्कुल मनाही होती है कि इलेक्शन की डेट घोषित हो जाने के बाद आप कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब भाई क्या होगा, अब चुनाव होंगे, ठीक है, अब जिस इलेक्शन वाला दिन आ गया है, इलेक्शन होंगे और फिर उसके बाद वोट पड़ जाने के बाद क्या होगा, उन वोट्स की काउंटिंग होगी। तो अब देखते हैं कैसे कैसे होता है ये वाला प्रोसेस। The final stage of election is the day when the voters cast or poll their vote, मतलब वही जिस दिन लोग अपना वोट देने आते हैं। That day is usually called election day, इस दिन को बोलते हैं election day। Every person whose name is on the voter list, जिन भी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है, they can go to the nearby polling booth, वो अपने पास के पोलिंग बूथ में जा सकते हैं और वहां जाके वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे जो पोलिंग बूथ होते हैं कहाँ पर होते हैं, बेसिकली दीज पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजुअली इन द लोकल स्कूल और द गवर्नमेंट ऑफिस, सरकार की जगहों में, जैसे कि सरकारी स्कूल हो गया या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, यहाँ पर जो है वोट पड़ते हैं। Once the voter goes inside the booth, the election officials identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote। जैसे ही कोई भी कैंडिडेट मतलब जैसे ही कोई भी व्यक्ति वोट डालने के लिए अंदर जाता है, वोट डालने के लिए, तो क्या होता है, उसका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको चेक किया जाता है कि भाई ये वही बंदा है जो आइडेंटिटी कार्ड में भी दिखाया जा रहा है। फिर उसका नाम चेक किया जाता है कि वोटर लिस्ट में उस बंदे का नाम है या नहीं है, और जब उसका नाम मिल जाता है तो उसको बोला जाता है, उसके हाथ में एक ब्लैक कलर की इंक लगाई जाती है। ठीक है, और फिर उसको वोट डालने के लिए कहा जाता है, फिर वो व्यक्ति वोट डाल के चला जाता है। अब आप पूछ रहे होगे कि ये इंक क्यों लगाई जाती है। बेटा ये जो इंक लगाई जाती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, ये इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आपको ये एक बार लग गई तो ये कम से कम हफ्ते तक रहती है। ठीक है, और ये इसलिए लगाई जाती है ताकि ये निशान लगा रहे कि इस व्यक्ति ने वोट दे दिया है, अब ये व्यक्ति दोबारा उसी दिन वोट डालने नहीं आ पाएगा। ठीक है, इन एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ। अब जहाँ पर वोट पड़ रहे होते हैं ना, उस पोलिंग बूथ वाले एरिया में हर पार्टी का एक कैंडिडेट जो है या उस पार्टी का कोई भी एक बंदा जो है वहाँ पे बैठा रहेगा। वो ये देखने के लिए खड़ा रहता है कि वहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो ठीक से हो रहे हैं ना या नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई धांधलाबाजी तो नहीं हो रही है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे वोट सिर्फ एक ही पार्टी को पड़ रहे हैं, उसकी पार्टी को कोई वोट पड़ ही नहीं रहे। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे से देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, नज़र रखने के लिए अपने अपनी पार्टी के लोग बिठा देते हैं एक।
ठीक है, तो ये सब होता है। अब देखो, अर्लियर द वोटर्स यूज टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर बाय पोलिंग अ स्टैम्प ऑन अ बैलेट पेपर. अ बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद पार्टी नेम एंड सिंबल आर लिस्टेड. जो बैलेट पेपर होता है ना, उसमें लिखा होता है कि भाई कौन कौन सी पार्टी खड़ी हुई है, अब उनकी पार्टी के नाम लिखे होते हैं और सिंबल भी बने होते हैं. सिंबल इसलिए बने होते हैं ताकि जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते वो सिंबल देख के पहचान जाए कि भाई ये स्पेसिफिक पार्टी है. ठीक है. Nowadays, electronic voting machine are used to record votes. अब तो देखो, पहले तो बैलेट पेपर का ज़माना था, पुराने ज़माने में बैलेट पेपर चला करता था, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो क्या होता है, ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है. ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ सकता है पेपर में, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ठीक है. द मशीन शोज द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल. इस मशीन में भी क्या होता है ना, अलग अलग बटन बने होते हैं. उन बटन पे लिखा होता है कि ये बीजेपी पार्टी का है, फिर उसका सिंबल भी बना हुआ होता है. ठीक है. कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ पे थे. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमीशन. अब आप सोच रहे होगे कि ये इलेक्शन की सिंबल क्या होता है. तो देखो, हर पार्टी का एक तो नाम होता है और हर पार्टी अपने नाम के साथ एक सिंबल जो है अडॉप्ट कर लेती है कि हाँ भाई हमारा सिंबल ये है. जैसे कि बीजेपी का सिंबल क्या है, कमल का फूल है. और अगर बात की जाए कांग्रेस का, तो उसका हाथ है, पंजा है उसका सिंबल. ठीक है. बहुजन समाज पार्टी जो कि मायावती की पार्टी है, उसका हाथी है सिंबल. राइट. आम आदमी पार्टी का सिंबल क्या है, झाड़ू है. ऐसे अलग अलग पार्टी के अलग अलग सिंबल जो है वो होते हैं. समाजवादी पार्टी का सिंबल दराती है और उसमें गेहूं की जो बालियां होती हैं वो है. ठीक है. All that the voters has to do is to press the button against the name of candidate she wanted to give her vote. अब जो लोग वोट देने गए हैं, अब उन्हें जिस भी बंदे को वोट देना है, जिस भी पार्टी को वोट देना है, उस पार्टी के आगे वाला वो लोग बटन जो है वो दबा देंगे, तो वोट उसको पड़ जाता है. ठीक है. वंस द पोलिंग इज ओवर, ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू द सिक्योर प्लेस. जिस दिन सारे वोट पड़ जाते हैं, उसके बाद सारी ईवीएम की मशीन्स को सील करके एक सिक्योर प्लेस में ले जाया जाता है. ठीक है. और फिर एक डेट जो है वो फिक्स कर दी जाती है और उस डेट पे उन जितने भी वोट्स पड़े होते हैं उनकी काउंटिंग होती है. ठीक है. अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स डेट ऑल द ईवीएम फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर ओपन एंड द वोट सिक्योर्ड बाय द ईच कैंडिडेट्स आर काउंटेड. फिर वही जिस दिन इलेक्शन की काउंटिंग होती है, क्या होता है, सारी ईवीएम मशीनों को खोला जाता है. ठीक है. और फिर वोट्स की काउंटिंग शुरू होती है. इस दौरान जब वोट्स की काउंटिंग हो रही होती है, द एजेंट ऑफ all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. अब जहाँ पे वोट्स की काउंटिंग हो रही होती है ना, वहाँ पे सारे के सारे हर पार्टी का एक एजेंट आके बैठा हुआ होता है, ताकि क्या हो ना, ताकि हर एक पार्टी का एक एजेंट जो होता है वो वहाँ पे आके बैठा हुआ होता है, वो देखने के लिए कि भाई काउंटिंग ठीक से हो रही है. ऐसा तो नहीं है कि गलत तरीके से काउंटिंग हो रही है, वो इसके ऊपर नज़र रखने के लिए आते हैं. ठीक है. बेटा देखो, ये डेमोक्रेसी है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, ताकि कल को कोई भी पार्टी ये आरोप ना लगा सके कि जो इलेक्शन है वो ठीक से नहीं हुए थे. हालांकि हर बार ऐसा होता है कि जो पार्टी जीतती है और जो पार्टी हारती है, हारने वाली पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है कि ये पार्टी गलत तरीके से जीती है. ये इंडिया में हर बार का है. ठीक है. The candidate who secured the highest number of votes from the constituencies is declared elected in a general election. Using the counting of votes in all the constituencies take place at the same time or the same day. अब देखो, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस करने होते हैं ना, उस दिन पूरा दिन भर टीवी और न्यूज़पेपर में, रेडियो में ये चल रहा होता है कि भैया इसके इतने वोट हो गए हैं, इसके इतने वोट हो गए हैं, दोबारा डाटा आया, अब इस पार्टी के इतने वोट हो गए हैं, इस पार्टी के इतने वोट हो गए हैं, चलता रहता है. ठीक है. विदिन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट आर डिक्लेयर. कुछ ही घंटों की काउंटिंग के बाद सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं. देखो, अगर स्टेट लेवल की बात होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो वोटिंग की काउंटिंग एक ही दिन में हो जाती है. लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा के इलेक्शन की, तो भाई इसमें तो इलेक्शन होने में ही महीना लग जाता है. ठीक है. तो इन वोट्स की काउंटिंग होने में भी बहुत टाइम लग जाता है. ये कम से कम चलता है आपका प्रोसेस 3 से 4 दिन का, कई बार 1 हफ्ते तक का भी खिंच जाता है. 1 हफ्ता लग जाता है वोटिंग की काउंटिंग होते होते. और फिर जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, फिर क्या होता है, वो जीत जाता है. ठीक है. तो आज का हम अपने लेक्चर को सिर्फ इतना ही रखते हैं. आगे का जो पार्ट है, चैप्टर जो है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक. यानी कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं. तो ये हम अगले पार्ट में देखेंगे. आज का लेक्चर सिर्फ हम इतना रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वरना आप बोर हो जाएंगे. तो आई होप
आपने इस लेक्चर को बहुत इन्जॉय किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी, अब आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी, तो आप मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी कोई डाउट है तो आप अपनी क्वेरीज मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं, राइट। तो बस आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।